नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। इस वक्त आप देखिए बहुत सारे अलग अलग जो एसेट क्लास हैं उनमें बहुत सारी हलचल है, तो कई बार मन में ये आता है कि इक्विटी के बजाय और तरीके के एसेट क्लास में भी पैसे लगने चाहिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप मल्टी एसेट फंड में पैसे लगाएं और जिसके ज़रिए आप अपनी वेल्थ क्रिएट करें। लेकिन ये क्या होता है फंड, इसमें किस किस तरीके के एसेट को शामिल किया जाता है, कैसे एलोकेशन किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस परसेंटेज में एलोकेशन होता है, इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है इस फंड में पैसे लगाने से पहले, इस तरीके के पैसे लगाने से पहले। तो आज हमने बातचीत के लिए बुलाया है महेश पाटिल जी को, जो AB सन लाइफ AMC के CIO हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और बड़ी इंटरेस्टिंग इस समय मार्केट की जर्नी भी चल रही है, अलग अलग एसेट क्लास में बहुत कुछ तूफानी हो रहा है। कई बार समझने में भी दिक्कत होती है कि एक साथ सारे एसेट क्लास में किस तरीके का बूम आ रहा है, इक्विटी में क्या हो रहा है, डेट में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है। तो इन सब को हम आपसे ज़रिए समझेंगे और फंड के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मार्केट में इस समय दुनिया भर के बाज़ारों में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा मार्केट बहुत रेजिलियंट है, उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से ट्रेडिशनली करते थे हम। कैसे आप लोग अप्रोच करें मार्केट को, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसको? नमस्कार नीरज जी। आपने सही बात की। अपना जो मार्केट है, हालांकि अभी कुछ हफ्तों से मार्केट में थोड़ा ग्लोबल मार्केट में एक वॉलेटिलिटी दिख रही है हमें कि थोड़ी करेक्शन फेज में है। और मेजर जो प्रॉब्लम है, रिस्क है, वो ग्लोबल मार्केट से है, राइट। ग्लोबल बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़े हैं और उसका इम्पैक्ट आएगा ग्रोथ स्लोडाउन में। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेडी है। इनफैक्ट आउटलुक उसमें काफ़ी सेक्टर्स में अगर देखा है, जैसे बैंकिंग हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इंडस्ट्रियल्स हुआ, राइट, सेक्टर्स में, पावर सेक्टर में, काफ़ी सेक्टर में आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है। और इसके कारण इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बाकी सब मार्केट्स के मुकाबले अगर देखते हो, मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी की ग्रोथ और कंपनीज की अर्निंग वो काफ़ी बेहतर है। और इसलिए हमारा मार्केट जो है काफ़ी अच्छा रिलेटिवली, आई मीन US मार्केट से देखो या बाकी अदर एशियन मार्केट्स के मुकाबले अगर देखते हो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक बात हुई कि अपनी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट ये साल में FY24 में कंपनीज की जो अर्निंग, निफ्टी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो लगभग 15-16% रहेगी, वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरी एक बात है कि लिक्विडिटी, राइट, मार्केट को ड्राइव करने के लिए दो फैक्टर्स रहते हैं, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ फंडामेंटल्स और दूसरी लिक्विडिटी है। मार्केट में लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि जो पैसा मार्केट में जा रहा है, हालांकि जो म्यूचुअल फंड के रूट से होगा या डायरेक्टली होगा, वहाँ पे भी स्टेडी इनफ्लोज है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा कि SIP बुक जो है अभी 14,000 करोड़ के ऊपर मंथली जो है इनफ्लोज उसके ऊपर चला गया है। और बाकी भी जो पेंशन फंड्स के हिसाब से, पेंशन फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सिर्फ कारण एक स्टेडी इनफ्लो मार्केट के अंदर आ रहा है, वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ये इसका कारण है कि इंडिया आउट परफॉर्म किया है अभी रिसेंट लास्ट 6-9 महीने में। बल्कि यहाँ से लेकिन जो अभी रैली हुई है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, वहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा एक पॉज हो सकता है, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। बिकॉज US में स्पेसिफिकली जो फेड रेट इंक्रीज कर रहे हैं, अगर वहाँ का 10 ईयर बॉन्ड देखो अभी वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ ना कहाँ तो आ जाएगा, कहाँ तो शॉक्स आएंगे। और अगर ग्लोबल मार्केट करेक्ट होता है तो इंडिया में भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो अभी भी बेहतर है। जी, तो अब हम लोग आते हैं कि समझते हैं कि मल्टी एसेट फंड क्या होता है, इसमें क्यों पैसे लगाने चाहिए और किस तरह से मैनेज होता है। मैं जी बेसिक से हम लोग चलते हैं। बहुत सारे सुधीजन या एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि कई सारे एसेट में पैसे लगाने चाहिए, अलग अलग रेशियोज़ होते हैं उनके। तो ये जो मल्टी एसेट फंड है जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं आपके फंड की, ये क्या होता है और इसका रेलेवेंस लगातार बढ़ रहा है, लोग बहुत इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि अलग अलग एसेट में पैसे लगाने का एक ही टूल है उनके पास। क्या होता है ये और कैसे मैनेज होता है ये? तो मल्टी एसेट फंड जैसे नाम आपको सजेस्ट करता है, ये मल्टीपल एसेट्स में कहते हैं। वो मल्टीपल एसेट्स कौन से हैं? एक तो लार्जेस्ट इक्विटी है जो सब लोग जानते हैं, दूसरा एक लार्ज एसेट क्लास है वो फिक्स्ड इनकम है, राइट, वो भी काफी लोग जानते हैं। और तीसरा जो एसेट क्लास है वो है प्रेशियस मेटल्स, राइट, जैसे कि गोल्ड,
और सिल्वर हो गए, आई मीन प्रिडोमिनेटली ये दो एसेट क्लास है। नॉर्मली इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि इक्विटी में जो एलोकेशन है उसे 65 to 75 के बीच में रहेगा। प्रेशियस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर में उसका जो एलोकेशन है वो 10 से 20 के बीच में वेरी करेगा, और बैलेंस जो भी है अराउंड 15 से 20%, 25% वो डेट में रहेगा। सो इसके कारण क्या होता है कि हमें देखा है कि मार्केट में हर एक एसेट क्लास ओके कि रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ब्रॉडली हर एक के डिफाइंड है, राइट। इक्विटी के लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिलेंगे जो देखेंगे लास्ट 15-20 साल के अराउंड 12-13%। डेट में आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न वुड बी अराउंड 7-8%। गोल्ड में लगभग अराउंड 9-10% होगा। सो बट ये रिटर्न्स सिर्फ सब एसेट का साथ में नहीं चलते, कभी इक्विटी आपको अच्छे रिटर्न देंगे ओके, और कभी आपको डेट विल गिव बेटर रिटर्न्स। सो जब भी आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करके आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, तो एट पोर्टफोलियो लेवल पे जो है आपकी जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाती है। और नॉर्मली हमने देखा है कि जो बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड, उसमें नॉर्मली डेट और इक्विटी की कॉम्बिनेशन रहती है। तो मल्टी एसेट में हमने वहाँ पे गोल्ड का भी एक एसेट क्लास करके उसमें इंट्रोड्यूस किया है। उसके कारण क्या होता है कि वोलेटिलिटी और कम है, बिकॉज गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको क्राइसिस के टाइम पे आउट परफॉर्म करता है। जहाँ पे क्राइसिस हो, ग्लोबल क्राइसिस जब भी देखा है जहाँ पे, तभी क्या होता है कि आपकी डेट भी खराब करता है और इक्विटी भी खराब करते हैं। इनिशियली जब भी क्राइसिस होती है तो हमने देखा है कि डेट में भी प्रेशर आ सकता है, तो तभी गोल्ड आपको सपोर्ट देता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉल बैक ओके इन टर्म्स ऑफ अ क्राइसिस, और उसके कारण आपकी जो वोलेटिलिटी है वो और कम हो जाती है। सो हालांकि रिटर्न जो है एवरेज रिटर्न्स में उतना फर्क नहीं गिरेगा, बट नॉर्मल इन्वेस्टर जो भी मार्केट में आते हैं, इन्वेस्टर को क्या क्या चाहिए, एक तो रिटर्न चाहिए स्टडी, और जितनी वोलेटिलिटी कम हो उनके लिए उतना बेहतर है, बिकॉज नॉर्मली इन्वेस्टर रिस्क एवर्स रहते हैं। तो ये मल्टी एसेट फंड इसीलिए काफी अभी पॉपुलर हो रहे हैं, बिकॉज आपको एक फंड के जरिए आप ये तीनों एसेट क्लास में एलोकेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे कितना एलोकेशन कौन से एसेट क्लास में डालना है, अभी इक्विटी में कितना डालना है, 65 रखना चाहिए कि 70 रखना है कि 75, वो हम एक एसेट एलोकेशन मॉडल रन करते हैं, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेते हैं। और वो एसेट एलोकेशन मॉडल क्या करता है, देखते हैं कि कौन से एसेट क्लास की अट्रैक्टिवनेस अभी कितनी अच्छी है और कौन सा एसेट क्लास आगे जाके आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है, ओके वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और उसके बेसिस पे वो एसेट एलोकेशन डिसीजन रहता है। और तीसरा एक बेनिफिट है इन्वेस्टर्स को ये फंड में आने का कि ये नॉर्मली यहाँ पे सिंस इक्विटी एलोकेशन हम लोग मेंटेन करते हैं अराउंड 65% के आसपास मिनिमम रहे, तो आपको जो इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है इक्विटी फंड्स का, वो सेम बेनिफिट आपको ये फंड मिलता है। और अभी जो रीसेंट टैक्सेशन का जो चेंजेस हुए हैं लास्ट बजट में, वहाँ पे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था आपको डेट फंड में अगर आप डालते थे या अगर बाकी के जो ETFs हैं और गोल्ड फंड में, तो वो चला गया है। तो वो आपको वो एसेट क्लास में भी एक्सपोजर ये फंड की तरह से ले सकते हैं, बट आपका जो टैक्सेशन में भी आपको इसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। इसलिए ये मल्टी एसेट फंड हम बोले कि ये एक फंड है जो आई मीन एनी इन्वेस्टर को एक चॉइस ऑफ फंड होना चाहिए, स्पेशली अगर आपको एक ही फंड ज़्यादा एग्रेसिव आई मीन मल्टीपल एसेट क्लास में नहीं डालना, एक ही फंड से करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। तो एक ही फंड में अलग अलग एसेट क्लास में आप एक साथ निवेश कर सकते हैं, तो जिससे कि आपके प्रेशियस मेटल भी। अच्छा, ये कोई रेगुलेटरी इश्यूज है कि केवल गोल्ड और सिल्वर में करना है या दूसरी और कमोडिटीज में भी किया जा सकता है? सो यहाँ पे ऐसा ये नहीं, बाकी कमोडिटीज में भी देख सकते हैं इसमें, बट हमें देखा है कि जो हमारी एक्सपर्टीज है नॉर्मली बाकी कमोडिटीज में काफी वोलेटिलिटी रहती है, राइट। सो द ऑब्जेक्टिव था कि बेसिकली जब भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे अपना गोल्ड, वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन दे, राइट, ड्यूरिंग क्राइसिस। सो उसके कारण हमें उसमें अभी तक के लिए तो खाली गोल्ड और सिल्वर के लिए भी देखा है, प्राइमरीली गोल्ड है। सिल्वर का भी देखते हैं हम लोग कि सिल्वर भी कभी कभी आपको अच्छे रिटर्न दे देता है, और हालांकि सिल्वर का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ रिलेटेड है। जब इकोनॉमी अच्छी करती है तो डिमांड ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर, बिकॉज सिल्वर का जो डिमांड है वो आपको इंडस्ट्रियल डिमांड से भी लिंक्ड है। बट कभी जो रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का हम लोग रेशियो देखते हैं, जब भी वो रेशियो अट्रैक्टिव लगता है तो हम सिल्वर की तरफ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। बट प्राइमरीली गोल्ड है बिकॉज वो स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो को। करेक्ट, गोल्ड है और इंडस्ट्रियल कमोडिटी की वजह से सिल्वर में थोड़ा कभी कभी ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं जी एक चीज़ बताइए कि जो इक्विटी का पोर्शन है, क्या एक और एसेट क्लास उसमें हो सकता है कि इक्विटी विद इन इक्विटी, जैसे कि फॉरेन की
ETF के थ्रू आप फॉरेन इक्विटी में भी पैसे डाल दें तो इंडियन इक्विटी भी हो गई और एक फॉरेन इक्विटी भी हो गई, मतलब उसको भी एक इक्विटी विद इन इक्विटी एक एसेट क्लास मान सकते हैं क्या? सही बात है आपकी। विद इन इक्विटी ऑल्सो राइट, हम लोग उसमें एक तो विद इन डोमेस्टिक के इक्विटी और फॉरेन इक्विटी वहां पे भी प्रोविजन है फंड में इन्वेस्ट करने की। तो कभी कभी क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट हमें एक्सपेंसिव लगेगा, काफी चल गया है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट जो है बिकॉज वहाँ पे कुछ कंसर्न्स है वो काफी पिटा हुआ है, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हमें वहाँ पे एलोकेशन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी रेस्ट्रिक्शन है कुछ फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ओवरऑल जो लिमिट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन इक्विटीज में उसमें भी सीलिंग है एज अ म्यूचुअल फंड हाउस लेवल। वो जहाँ जब भी खुल जाएगी तभी वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। बट हाँ, फंड में प्रोविजन है कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इंटरनेशनल इक्विटीज में भी। और इक्विटी के अंदर जो है डोमेस्टिक इक्विटी के अंदर जो एलोकेशन है नॉर्मली एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच रहता है, राइट। लार्जर एलोकेशन वुड बी टुवर्ड्स लार्ज कैप्स, बट अराउंड से 15 to 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रखते हैं हम। ओके, परफेक्ट। मैं जी एक चीज़ और समझना आपसे कि जब हम अलग अलग एसेट क्लास में पैसे लगाते हैं तो जैसे इक्विटी और कमोडिटी को लें या डेट को लें, तो जब डेट चल रहा होगा बहुत तो इक्विटी नहीं चलेगा। अगर करेंसी बहुत स्ट्रांग हो रही है यानी डेट की तरफ जा रहा है तो शायद कमोडिटी में फिर जैसे गोल्ड नहीं चलेगा, फिर अगर डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड नहीं चलेगा। तो क्या ये डर होता है कि एक चल रहा दूसरा नहीं चल रहा तो इसलिए बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बन सकता क्योंकि इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो हमारा रिटर्न जो है थोड़ा सा सबड्यूड हो जाता है? तो आपको अभी आप डाइवर्सिफाई करते हैं राइट, उसका आपको और हर एक एसेट क्लास के रिटर्न्स डिफरेंट जैसे मेरा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स राइट वो डिफरेंट है। इक्विटी हालांकि सबसे बेहतर रिटर्न देता है, तो बट ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ इक्विटी में डालें बिकॉज वहां पे रिस्क भी ज्यादा रहती है राइट। हर एक की जो रिटर्न है वो रिस्क के मुताबिक रिटर्न आपको मिलेगी वहां पे। तो हालांकि ये फंड का अगर रिटर्न कंपेयर करेंगे आप अगर प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले तो शायद रिटर्न उसका कम होगा बिकॉज बाकी एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म रिटर्न इतना नहीं देगा। लेकिन हमने देखा है कि जो एलोकेशन हम लोग ने प्रिस्क्राइब किया है जो 65% अराउंड 70% इक्विटी, लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न प्योर इक्विटी के मुकाबले थोड़े कम रहते हैं, बट वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाती है राइट। सो आपको रवि भी रिटर्न देख रहे हो, आपको उसके सामने जो वॉलेटिलिटी है फंड की, रिस्क जो बात करते हैं उसके मुकाबले आपको उसको रिटर्न को तोल के देख रहे हैं। तो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे हम बात करें तो रिटर्न्स एक्चुअली बेहतर दिखते हैं मल्टी एसेट फंड के, बट ऑन एन एग्रीगेट बेसिस इनके रिटर्न तो प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले कम हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो महेश जी से ये पूछेंगे कि सेक्टोरल अप्रोच क्या होता है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और आज हम बातचीत कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में और बातचीत हो रही है महेश पाटिल जी से। महेश जी, मैं ये बताइए कि आपके फंड का सबसे ज़्यादा सेक्टोरली कहाँ फोकस है? जैसे बैंक एंड फाइनेंस है, बहुत बड़ा सेक्टर है, वेटेज बहुत ज़्यादा है उसका, एक आईटी है जो भी मार्केट को ड्राइव करता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस सेक्टर पे है, वेटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और आईटी पे स्पेसिफिकली आपकी व्यू क्या है? तो हमने कुछ ऐसी बड़ी थीम्स आइडेंटिफाई की है इंडिया में ना, लास्ट 3-4-5 सेक्टर्स जहाँ पे हैं जहाँ हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी। तो उनमें एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है बिकॉज कोर ऑफ द इकोनॉमी राइट। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी रहेगी तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रहेगी और बैंक्स भी अच्छे करेंगे, तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे हमें पॉजिटिव है। दूसरा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी राइट। सो इंडिया में अभी देखा जाए तो पर कैपिटा जो इनकम है वो भी $2,300 के आसपास है। जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ेगा, जो डिमांड फॉर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन माने जो रोजमर्रा की चीजें को छोड़ के जो कंजम्पशन करे, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, रेस्टोरेंट्स, कारखाना, ये सब सेक्टर्स में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी लॉन्ग टर्म। तो वो एक थीम लेके हम चल रहे हैं ये फंड में। यहाँ पे काफी अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छे ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ की इसका अच्छा है, तो वो एक थीम है। थर्ड थीम है कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी काफी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग में काफी अभी मोमेंटम मिल रहा है। गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स चालू की है, जैसे PLI स्कीम्स है जहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ग्लोबली चाइना प्लस वन का जो ग्लोबल MNCs है जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चाइना से, उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, इंडस्ट्रियल जो थीम है,
वो एक में अच्छी थीम लग रही है जो हम फंड के थ्रू प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर जैसे आपने बात की, तो आईटी सेक्टर में लास्ट 1 साल से अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ कंसर्न थी कि यूएस ग्रोथ स्लो डाउन होगी बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स है। हालांकि वो अभी भी कंसर्न है, बट हमें लग रहा है कि अभी आईटी सेक्टर में यहाँ से अगले 1-2 क्वार्टर में शायद और पेन हो सकती है, बट यहाँ से जो भी मेजर डाउन टर्न होना था, करेक्ट अर्निंग्स डाउनग्रेड जो होने थे वो काफी हद तक हो गए। और ओवरऑल आईटी के जो स्पेंड्स हैं वो डिजिटल की तरफ जो स्पेंड जा रहे हैं वो हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहेंगे। सो आईटी सेक्टर में अभी हम लोग अंडरवेट है, बट आई थिंक अगले 1-2 क्वार्टर में आई थिंक अच्छा मौका रहेगा ये सेक्टर में वेट बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये कंपनीज अच्छी हैं, कैश फ्लो अच्छी है, डिविडेंड भी अच्छी है। सो एक कॉन्ट्रा करके ये सेक्टर में हम उसमें देख सकते हैं। तो मतलब ये कि आईटी में आप लोग अब धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वार्टर हो सकता है और पेन हो, उसके बाद फिर ये ठीक होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है तो आईटी में काफी आईटी सेक्टर में लग रहा है कि आउटलुक काफी अभी तक प्राइस इन कर दिया है नेगेटिव, राइट? बट ऐसा नहीं कि आउटलुक इमीडिएटली इंप्रूव होगा यूएस में कंसर्न, तो यहाँ पे अभी एक केस बन रही है कि यहाँ से अभी थोड़ा सा पॉजिटिवली ये सेक्टर को हम लोग देख सकते हैं। बट सर अपने यहाँ की कंपनियां रिएक्ट नहीं कर रही, वो तो पता नहीं कितना रेजिलिएंट है कि वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। आई थिंक वही है कि क्या है कि आईटी को लास्ट ईयर ही करेक्ट हुआ था, राइट? जो कंसर्न हुआ था ना, तो एक तरह से मार्केट में काफी डिस्काउंट कर लिया था, बट अगेन बियॉन्ड द पॉइंट आई थिंक आईटी कंपनीज की खूबी है कि वहां पे एक सपोर्ट आ जाता है बिकॉज वो डिविडेंड अच्छा पे आउट, कैश फ्लो जनरेटिव कंपनीज है, राइट? सो डिविडेंड पे आउट और बायबैक उसके कारण एक ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट आ जाता है एक लेवल पे, राइट? मैं जी एक सवाल और बैंकिंग पे मेरे मन में है कि चूंकि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि ब्याज दरें काफ़ी ऊपर हैं और नीचे आने की संभावना कम इसलिए लग रही है मुझे क्योंकि यूएस की तरफ से प्रेशर है, और साथ ही अगर हमारी ग्रोथ बनी हुई है तो फिर रेट कम करने का शायद सवाल कम उठे। ऐसे में क्या बैंकों की जो स्प्रेड है उस पर आगे जाते हुए असर है, क्योंकि आप हाई रेट पे डिपॉजिट ले रहे हैं और आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो ऊपर जा रही है, लेकिन जब ब्याज दर अचानक से गिरना शुरू होगी, नीचे आनी शुरू होगी, तो फिर आपके स्प्रेड में इम्पैक्ट आएगा। क्या ये एक रिस्क है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आगे जाते हुए? बैंकों को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ था अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर में, राइट? जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए तो मार्जिन काफी हद से बढ़ा था, और अभी जैसे आपने सही बात की कि डिपॉजिट रेट्स इमीडिएटली बढ़ते नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से भी क्या बैंक्स रेट टू पीक आउट हुए, ऐसे में लग रहा है कि यहाँ से भी ज्यादा रेट बढ़ेंगे नहीं। जब भी रेट कट होंगी अगले 1 साल में होंगे, 6 जब भी होंगे, तभी थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा आपका। बट हमें लग रहा है कि जो भी मार्जिन होगा उसके बाद वो जो पहले के लेवल पे था उसके ऊपर ही होगा। हालांकि अभी मार्जिन काफी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक बैंकिंग सेक्टर के लिए है कि एक तो आपकी क्रेडिट ग्रोथ कैसी है, बिकॉज वहां से आपको ग्रोथ आएगी, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ आएगी, और दूसरी आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है, एनपीएस जो बोलते हैं, राइट? बैंकिंग सेक्टर के एनपीएस वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पे अभी भी एनपी जो साइकिल है वो काफी बिनाइन चल रहा है, एकदम एनपीएस बहुत कम है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफी बड़ी कंपनीज जो हैं अभी काफी बेहतर स्थिति में है, बड़ी कंपनी, राइट? डेट इक्विटी रेशियो काफी कम हुआ है, कोई भी सेक्टर में ऐसा बड़ा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो इसको रखते हुए मध्य रखते लग रहा है कि हालांकि थोड़े नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे आएंगे और उसका कारण थोड़ा इम्पैक्ट, बट वो फैक्टर इन कर लिया थी। ओवरऑल रिटर्न रेशियो जो बैंक के हैं वो काफी बेहतर रहेंगे कंपेयर टू जो प्री कोविड लेवल के मुकाबले में, जब तक इकोनॉमी अच्छी कर रही है। और हमें लग रहा है कि इंडिया इकोनॉमी की जो आउटलुक है अगले कुछ सालों के लिए वो बेहतर रहेगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, कि जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उस पर क्या मैट्रिक्स लगाते हैं, वैल्यू वाला या ग्रोथ वाला? हम लोग जब भी स्टॉक देखते हैं तो उसमें 3-4 चीज देखते हैं। एक तो ग्रोथ देखते हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रोथ बायस है, राइट? फंड में इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, काफी नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स है कुछ सेक्टर्स में। तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ग्रोथ बेहतर है। और हमने देखी ग्रोथ जो है वो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो पहला वो क्राइटेरिया रहता है। फिर दूसरा रहता है कि कंपनी के पास कुछ एक कंपेरेटिव एडवांटेज है जिसके कारण उसकी जो रिटर्न रेशियोज है वो काफी बेहतर है बाकी कंपनीज के मुकाबले में, और कैश फ्लो जनरेशन अच्छी है।
थर्ड इज मैनेजमेंट क्वालिटी देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट क्वालिटी अगर अच्छी है, बेहतर है मैनेजमेंट, उनके पास विजन है, तो वो क्या मैनेज कर लेंगे, कोई भी साइकिल आती है और डाउन टर्न आते हैं तो वो कंपनी उसको बेहतर तरह से मैनेज कर सकती है। और फाइनली वैल्यूएशंस के ऊपर देखते हैं हम, राइट, कि वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में ग्रोथ है तो कुछ भी वैल्यूएशन पे ले लेते हैं, फिर आपको रिटर्न उसमें बनेंगे नहीं शॉर्ट टर्म में। तो वो एक फ्रेमवर्क लेके हम चलते हैं। हमने देखा है कि मार्केट में अभी लास्ट 1.5 साल में वैल्यू स्टॉक जो थे, राइट, जहाँ पे काफी डिप्रेस थे, वैल्यूएशंस, ग्रोथ ज्यादा नहीं है बट वो काफी चले हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर आती है तो ग्रोथ स्टॉक्स को ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज वहाँ ग्रोथ स्टॉक्स में क्या है कि आपकी जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसके ऊपर काफी वैल्यूएशंस डिपेंड करते हैं आपका, राइट, और वो सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट्स को, तो यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट अगर हो गए हैं ऐसा लग रहा है हमें, तो ग्रोथ स्टॉक्स आई थिंक धीरे धीरे अच्छे करने चाहिए। तो एक झुकाव लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ की तरफ ही है फंड का, बिकॉज वहां पे हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में वहां ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं टॉप परफॉर्म करने के लिए बेंचमार्क को। ओके महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल में इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए कि मल्टी एसेट फंड काम कैसे करता है, क्या एलोकेशन होता है और क्या अप्रोच लेके एक फंड मैनेजर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो लोग इस शो को देख रहे हैं, अगर उनको इस फंड में निवेश करना है तो आपको पूरी डिटेलिंग हमने सुना दी, एक बार आप भी पढ़िए, समझिए और फिर चाहे तो आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।